हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेटा अपना 3D का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3D के अंदर समतल के समीकरण भिन्न भिन्न रूप में पढ़े थे और उस पे बेस सब पे कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हमने करे थे। आज भी हम समतल की ही थ्योरी है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज जो हम शुरू करेंगे बेटा, वो हम शुरू करेंगे किसी भी बिंदु की समतल से दूरी जो है वो क्या होती है। ठीक है। अच्छा, आपने 2D में ये पढ़ा ही होगा फॉर्मूला, बिल्कुल सेम वैसी ही सारी चीजें बेटा। किसी भी पॉइंट की एक लाइन से दूरी हमने पढ़ी होगी। पॉइंट अगर x1 y1 है और सरल रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो पॉइंट की लाइन से दूरी क्या होती थी बेटा? पॉइंट को लाइन में रखते थे ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मॉड लेते थे क्योंकि दूरी की बात करें नेगेटिव नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला बेटा प्लेन में भी है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। एक बिंदु जैसे P ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 है कि समतल P प्लेन ले लेते हैं। ठीक है ना, इसको ए पॉइंट ले लो। चलो, P प्लेन ले लेते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 से लंबवत दूरी। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए, ये एक प्लेन है भाई, और ये एक पॉइंट है ए, x1, y1, z1। लंबवत ए से अगर हम लंब गिराएं तो ये जो लंबवत दूरी d है ये निकालनी है। फॉर्मूला बिल्कुल जैसे मैंने बोला 2D में है वैसी। पॉइंट को रखो समतल में, तो a x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ लाइन में से फेस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका मॉड लेना है क्योंकि दूरी की बात कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, इसका प्रूफ मैं बताऊं, अगर आपको करना है कर सकते हो, समझने के लिए, सिर्फ हमारे समझने के लिए कि कभी आगे हमें समझ में ना आए, चीजें दिक्कत आए, या किसी प्रश्न में हमें ये सब चीजें करनी पड़े तो उसके लिए। तो बेटा मैंने यहाँ पर कोई भी एक बी पॉइंट मान लिया जो समतल में है ना, लेट किया, ये एज्यूम किया कि बी पॉइंट समतल में है, तो इसका मतलब बी पॉइंट समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी जेड नॉट का मान कितना होगा भाई? माइनस डी। इसे इक्वेशन 1 बना के रख लिया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं ये वेक्टर निकालना है, ये वी वेक्टर है ना, ये दूरी जो होगी, मैं प्रक्षेपण सूत्र लगाने वाला हूं भाई। तो वी वेक्टर का ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा, यहाँ पर होगा ना, नॉर्मल वेक्टर आएगा ना, एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या है चलो बता दो पहले, तो हम सब जानते हैं एन वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अगर v वेक्टर का n वेक्टर पर प्रक्षेपण लिया जाए, इसका ऐसे प्रक्षेपण लिया जाए, तो ये दूरी आ जाएगी। ठीक है, v वेक्टर कितना है बेटा बताओ? v वेक्टर x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स नॉट कॉमा y1 माइनस वाई नॉट कॉमा z1 माइनस z नॉट। ठीक है, तो जो d डिस्टेंस होगा ये v1 का n पर प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन जिसे अपन कहते हैं ना, प्रोजेक्शन। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं बेटा? v1 डॉट एन अपॉन जिस पे प्रक्षेपण लेते हैं उसका परिमाण, और मॉड लगाते हैं ताकि दूरी नेगेटिव ना आए। तो v1 डॉट एन कितना होगा? v1 डॉट एन ए x1 माइनस एक्स नॉट प्लस बी y1 माइनस वाई नॉट प्लस सी z1 माइनस z नॉट अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका मॉड लगाएंगे। अब देखो ध्यान से, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन तो आ गया, उसके अलावा माइनस ए एक्स नॉट माइनस बी वाई नॉट माइनस सी जेड नॉट, पहला ये जो समीकरण है उससे हम इसकी वैल्यू माइनस डी रखेंगे, तो क्या ये ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, अच्छा माइनस ए एक्स नॉट था, माइनस बी वाई नॉट था, माइनस सी जेड नॉट था, तो माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। सही है बेटा, और इसका मॉड तो खैर हमें लेना ही है ताकि ये दूरी नेगेटिव ना आए। तो इसका प्रूफ भी हो गया है ना। तो प्रूफ ठीक है, अपन लॉजिक अगर हमें समझ में आ गया तो प्रूफ दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, 2D में याद किया हुआ है तो बेटा 3D में तो होना ही होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा,
फिर आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि यदि दो समतल पैरेलल है ना, अगर मान लीजिए दो प्लेन्स के समीकरण हमें दे रखे हैं, P1 प्लेन है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 बराबर 0, और एक और प्लेन दे रखा है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0। ठीक है, अगर P1 पैरेलल है P2 के, तो इनके जो अभिलंब, ये जो लंब सदिश हैं, इनके दिक् अनुपात जो है, खुद उनका अनुपात जो है प्रोपोर्शन में होगा। मतलब A1 by A2 should be equals to B1 by B2 should be equals to C1 by C2 should not be equals to D1 by D2, क्योंकि बेटा अगर ये D1 by D2 के बराबर हो गया तो सेम ही प्लेन हो जाएंगे। ठीक है, और यदि P1 लंबवत है P2 के, P1 P2 लंबवत है, तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो इसका मतलब उनके लंब सदिश के बीच में कोण 90 डिग्री है, तो मतलब इनके लंबों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होगा बेटा, 0 होगा। समझ में आ गई बात? तो ये पहला जो है पॉइंट हो गया कि एक बिंदु की एक समतल से दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लिखेंगे अगला, दो समानांतर समतलों के मध्य दूरी। यदि दो समतल समानांतर हैं तो उनके मध्य दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे? अरे बहुत आसान है, और मुझे पता है आप लोग लिख लोगे, है ना, तो जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग इसको। दो समानांतर समतलों के मध्य दूरी, दो समानांतर समतलों के मध्य दूरी। तो देखो भाई, ये दो समानांतर समतल मान लेते हैं, P1 AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D1 बराबर 0, और ये P2 AX देखो बराबर पैरेलल है ना, अभी समझाया था, तो इनके x y z के कोफिशिएंट सेम हो गए, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क होगा। तो यहाँ मैं कांस्टेंट दोनों में, एक में D1 और एक में D2 जो है मान लेता हूँ। ठीक है भाई, अब मुझे इन दोनों के बीच की जो दूरी है, अच्छा दो समतलों के बीच की दूरी मतलब जब समानांतर है तो लंबवत दूरी की ही बात हो रही है, तो ये जो दूरी होगी बेटा, क्या फॉर्मूला होता है d का, बताओ जल्दी से बताओ। D1 माइनस D2, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे प्रूफ में, D1 माइनस D2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का मॉड। ठीक है भाई, ये इसके दूरी का फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब दोनों के x y z के कोफिशिएंट इक्वल हो। मतलब यहाँ मान लो है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, यहाँ है 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 10, तो ऐसे तो रेशियो तो प्रपोर्शन में है, पर जब तक आप यहाँ तो x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब इसको 2 से भाग दो या ऐसे 2 से गुणा करो, उसके बाद दोनों के कॉन्स्टेंट्स का अंतर करना है, ये ध्यान रखना है ना। ये इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी होती है ना। और उसके अलावा एक और फॉर्मूला जो है वो आप याद रख सकते हो, और वो है बेटा प्रतिबिंब का, कि किसी भी बिंदु का किसी समतल में अगर प्रतिबिंब निकालना है, ये भी आपने 2D में याद किया होगा। ठीक है ना, तो अगला तीसरा फॉर्मूला है, बिंदु लेट से A x1 y1 z1 का समतल में प्रतिबिंब, इमेज है ना, किसी भी बिंदु की समतल में प्रतिबिंब कैसे हम निकालेंगे। तो ये तो समतल है, और ये बिंदु है A x1 y1 z1, P प्लेन हम ले लेते हैं, लेट से AX प्लस BY प्लस CZ प्लस P बराबर 0। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, है ना, प्रतिबिंब समान उतनी ही दूरी पर आएगा, A डैश इसके कोऑर्डिनेट्स x y z अगर हम माने। ठीक है, तो ये लंब भी होता है, A डैश को जोड़ने वाली जो लाइन होगी वो प्लेन के लंब भी होगी, और ये वाला जो बिंदु है M, ये इन दोनों का मध्य बिंदु भी होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा इमेज का, x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B, z माइनस z1 अपॉन C बराबर -2 टाइम्स, इस पॉइंट को रखते हैं इसमें, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होता है बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर ए डैश पॉइंट, उसके प्रतिबिंब का। समझ में? यहाँ -2, यहाँ रूट नहीं आता, ध्यान रखना है ना। तो इन दोनों को बराबर करोगे तो x आ जाएगा, इन दोनों से y जाएगा, इन दोनों से z आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ से 2 को गायब कर दें, अगर यहाँ से 2 को गायब कर देते हैं तो a से समतल पे डाले गए लंब का पाद के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं डायरेक्ट m के लिए। चाहो तो लिख लो फॉर m पॉइंट। m कौन सा पॉइंट है? किसी भी बिंदु से समतल पे डाले गए लंब के पाद अगर चाहिए, m पॉइंट अगर चाहिए, तो यही फॉर्मूला है बस। और ये लाइन में भी वैलिड है बेटा। लाइन में क्या मतलब? प्रतिबिंब की बजाय एक लाइन का दूसरे लाइन में प्रतिबिंब निकाल, एक बिंदु का लाइन प्रतिबिंब निकालते हैं, तो प्रतिबिंब का यही फॉर्मूला होता है। बस अगर हमें उस पर पाथ डाले गए लाइन पे, उसका कोऑर्डिनेट चाहिए तो डायरेक्ट यही जो मैं बता रहा हूँ कर दो, वहां से 2 गायब कर दो। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना? ये m के बिंदु के लिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस 2 गायब कर दें। ठीक है? तो ये बेटा बेसिक फॉर्मूले जो है पता रहने चाहिए। पॉइंट का समतल से दूरी, 2 समानांतर समतलों के बीच की दूरी और प्रतिबिंब का फॉर्मूला। अब हम इन पर जो है कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है? चलिए बेटा, अब जो अगली चीज हमें इसमें देखनी है उसे हम कहते हैं समतलों का समूह। ठीक है ना? फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक साथ ये जो थ्योरी इसमें होगी आज जो हम जिसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, उससे पहले हम थ्योरी पूरी पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा? तो अगली हेडिंग में आप लिख सकते हो समतलों का समूह। समतलों का समूह, या इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स। ठीक है? बिल्कुल जैसे फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ सर्कल्स आपने पढ़ा है। तो इसका क्या मतलब है बेटा? 2 समतल आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, तो अगर वो आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो उनकी जो सरल रेखा है, प्रतिच्छेद करने वाली जो सरल रेखा आती है ना, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन बनती है, उन लाइन से कितने और समतल गुजर सकते हैं? अनंत समतल गुजर सकते हैं। ठीक है? ऐसे समझो भाई, जैसे आपको अगर ऐसे समझाऊं कि मान लीजिए ये एक समतल है, ठीक है, और इनके एक और ये समतल है। अब देखो 3D में तो ऐसे ही समझना पड़ेगा, है ना भाई? अच्छा, ये इनकी जो है उपनिष्ठ सरल रेखा है जो इनके प्रतिच्छेदन बिंदुओं से बन रही। ठीक है? इस प्रकार से। तो अगर अब आप देखो तो ये समतल तो कुछ इस प्रकार का है, होगा कि नहीं होगा? है ना? और ये वाला समतल जो है इसको आपको 3D में है ना बेटा विजुअलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना? ये समतल ऐसे जा रहा है, ये समतल ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे समतल हो सकते हैं ना जो इनकी लाइन से ऐसे गुजर सकते हैं। हो सकता है ना बेटा ऐसा समतल? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहले तो ये सोच के बताओ। ठीक है? ऐसे एक समतल ये हो सकता है जो इनकी इस वाली सरल रेखा की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरे। आप तो खुद ऐसे हाथ लगा के खुद समझने की कोशिश करो यार, कि अगर ये ऐसे 2 समतल हैं तो यहाँ से एक समतल ऐसे गुजरा जो नीचे निकल गया, और बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं ना। और सिंपल सा डायग्राम बनाना है तो ये एक P1 प्लेन है, ये एक P2 प्लेन है, तो इनके प्रतिच्छेदन, अब एक बिंदु नहीं है, एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा से गुजरने वाले और कितने प्लेन्स हो सकते हैं भाई? ऐसे कितने प्लेन्स हो सकते हैं? अनंत प्लेन्स हो सकते हैं। तो इन सभी अनंत समतलों का समीकरण हम कैसे लिख पाएंगे भाई? थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सबके साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। हम उनको लिख पाएंगे P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0 से। ठीक है ना? मान लेते हैं ये P1 समतल है, ये P2 समतल है। P1 समतल का समीकरण है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 बराबर 0, और दूसरा समतल A2x प्लस B2y प्लस C2z
प्लस P2 बराबर 0, ठीक है ना। तो P1 व P2 के कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाले सभी समतलों का समीकरण, सभी समतलों का समीकरण कैसे लिख सकते हैं बेटा? हम उसको लिख सकते हैं P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0, जहां लैम्डा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन दे रखी है, किस टाइप का क्वेश्चन है, उससे हम वो उसको लैम्डा की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो दो समतलों के कॉमन उपनिष्ठ जो सरल रेखा है उनकी इंटरसेक्शन वाली, उससे गुजरने वाले अनंत और बहुत समतल हैं, उन सभी के समीकरण को हम इस इतने से छोटे से रूप से लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये अगर आपने 2D ध्यान से, मैं फिर कह रहा हूँ 2D ध्यान से पढ़िए बेटा, बिल्कुल 1% कोई संतरणीय थ्योरी में बिल्कुल जैसे लाइन में L1 प्लस लैम्डा L2 होता था, सरल रेखाओं का समूह, बिल्कुल वैसे सब कुछ वैसा ही है इसके अंदर, है ना। कोई जो है इसका फर्क नहीं है। अच्छा, अगला हम करेंगे समतलों के कोण समद्विभाजकों का समीकरण। समतलों के कोण समद्विभाजकों का समीकरण, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हम कैसे हम इसको लिखेंगे, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूं भाई, आपने लिख ही लिया होगा ये सब। तो इसमें हमें क्या है भाई, दो समतल दे रखे हैं और हमें उन दोनों समतलों के कोण समद्विभाजकों का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो लेट्स से पहला जो है इसमें केस 1, हम सदिश रूप में ये सब करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें करने वाले हैं सदिश रूप में हम ये सब चीजें करने वाले हैं। तो हमें प्लेन 1 जो है, प्लेन 1 उसका समीकरण दे रखा है r.n1 कैप बराबर d1, और प्लेन 2 का समीकरण लेट से r.n2 कैप बराबर d2। कुछ इस रूप में हमें जो है समतलों का समीकरण जो है वो दिया हुआ। अच्छा, तो एक हमारे पास ये P1 प्लेन है और एक हमारे पास ये P2 प्लेन है, ठीक है। और हमें, रुक जाओ वापस से बनाता हूँ, और हमें इन P1 P2 प्लेन्स जो हैं इनके बीच के कोण समद्विभाजकों का समीकरण निकालना है। ऐसे कर लेते हैं, ये P1 प्लेन है, ये P2 प्लेन है, ठीक है भाई। अच्छा, अब इनके हमें कोण समद्विभाजक जो है उसका समीकरण निकालना है। तो जो कोण समद्विभाजक बाइसेक्टर समतल आएगा, एक B1 बाइसेक्टर आएगा, एक B2 बाइसेक्टर आएगा। आई होप आप समझते हैं। ये वाला और ये वाला एंगल अगर थीटा, और ये वाला एंगल अगर थीटा माने, इस वाले कोण को अगर मैं फाई मानूं, कोण समद्विभाजक है ना बेटा, ये B2 बाइसेक्टर है, ये B2 बाइसेक्टर, ये फाई कोण होगा। ये आमने सामने वाले कोण बराबर थीटा थीटा होंगे, और ये आमने सामने वाले कोण ये फाई और ये फाई होगा। सबसे पहली चीज तो इन सभी का योग, 4 तो थीटा है और 4 फाई है, क्या इन सबका योग 2 पाई होगा। तो इसका मतलब यहाँ से थीटा प्लस फाई π/2 आ जाएगा। और अगर आप थीटा प्लस फाई देखो, थीटा प्लस फाई से दिखेगा, कोई भी एक थीटा और एक फाई ले लो तो दो कोण समद्विभाजकों के बीच का एंगल आएगा। तो ये निश्चित है कि जो कोण समद्विभाजक होते हैं B1 और B2, दो समतलों के बीच में या दो सरल रेखाओं के बीच में, जो हमने 2D में पढ़ा था, हमेशा लंबवत होते हैं, ठीक है। अब हमें इन बाइसेक्टर्स जो हैं, इन बाइसेक्टर्स की इक्वेशन तक पहुंचना है। तो हम अब ये देखेंगे कि हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो बेटा ऐसे सोचो कि अगर कोई भी एक, ये P2 प्लेन है, ये P1 प्लेन है, इसके ऊपर कोई भी एक B1 या B2 कहीं पर भी मान सकते हो, एक प्राचल है, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट है R, तो उस बिंदु से इसकी दूरी है ना अल्फा, और यहां से इसकी दूरी बीटा, किसी भी एक बिंदु से दो समतलों के बीच की दूरी क्या बराबर होगी भाई, हो गई। कोण समद्विभाजक था ना बेटा, ये कोण समद्विभाजक है, तो ऐसा ही होता है। तो हम इस बिंदु से इस समतल की दूरी हम देख चुके हैं कैसे निकालते हैं। क्या लिखेंगे बताओ, r.n कैप लिख लो, n1 लिख लो, माइनस d1 है ना अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 कैप बराबर
मॉड ऑफ आर डॉट एन टू कैप माइनस जी टू अपॉन एन टू कैप। समझ में आया? एन टू कैप का परिमाण। अब एन टू कैप अगर यहाँ एन वेक्टर लिखा होता तो भी चल जाता, आप चाहो तो इसको एन वेक्टर जनरल बिल्कुल व्यापक रूप में लिख लो, हटाओ और आसान हो जाएगा। ठीक है ना, इसको व्यापक रूप में लिख लो, ये लो एन वेक्टर कर लो, कैप मत करो। ठीक है, ठीक है। और यहां पर बाहर हम क्या लगाते हैं? प्लस माइनस चिन्ह। प्लस माइनस चिन्ह क्यों लगाते हैं? 2D में याद होगा यार, आपको याद होगा ना, दो कोण द्विभाजक आते हैं, एक यहां से आता है और एक यहां से आता है। ठीक है। अच्छा, इसी को अगर अपन को कार्टेशियन रूप में करना है, केस 2 मान लो ये आपने कार्टेशियन फॉर्म में आपको लिखना है। अब ये तो और आसान होता है, ठीक है, पर ये याद होना जरूरी है भैया ना वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि कई बार लिख कर दे देंगे, हमें समझ में नहीं आता कि यार ये वेक्टर फॉर्म में कैसे है, जो है जिस रूप में लिखा हुआ है। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म में अब P1 P2 प्लेन्स तो हमें दे ही रखा है ना, तो B1 व B2 अभी मैंने लिखा था ना थ्योरी में, P1 P2 की इक्वेशन A1x प्लस B1y, उससे लिख रहा हूँ। B1 व B2 के समीकरण, इनके जो समीकरण होंगे क्या होंगे बेटा? वो A1x प्लस B1y, ये तो सब जने याद करना भी क्या, याद ही हो जाता है डायरेक्ट। A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बेटा कार्टेशियन रूप में जो समतल है, उन समतलों के कोण समद्विभाजकों का समीकरण। बस ध्यान रखिए प्लस माइनस, जैसे ये लिखा मैंने, इसको भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस के साथ जो है आता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा किसी भी समतलों के फैमिली, समतलों का समूह हो गया, समतलों के कोण समद्विभाजक हो गए। अब अपन क्या करने वाले हैं? अब अपन इसके जो है कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई। तो आप सब लिखेंगे पहला क्वेश्चन, समतल का समीकरण ज्ञात करें। समतल का समीकरण ज्ञात करें जो x प्लस 5y माइनस 4z प्लस 5 बराबर 0 के समानांतर है और समतल का समीकरण ज्ञात करें जो इसके समानांतर है, इसके समानांतर है और उसके अंतः खंडों का योग, उसके अंतः खंडों का योग 19 है। ठीक है, तो हमें उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है। चलिए भाई देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक समतल चाहिए जो एक दिए हुए समतल के समानांतर है। तो बेटा अगर वो समतल इस दिए हुए समतल के समानांतर है, तो हमने देखा था सिर्फ फर्क किसका होता है बेटा? कांस्टेंट का जो चिन्ह होता है उसका फर्क होता है। तो हम उस समतल का समीकरण क्या x प्लस 5y माइनस 4z बराबर लैम्डा या बराबर d मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? बताओ। ठीक है ना, हमने मान लिया कि इस समतल के समानांतर बहुत सारे समतल होंगे, तो वो d बहुत सारी वास्तविक संख्या हो सकती है, पर हमें उनमें से वो समतल निकालना है जिसके अंत्य खंडों का योग 19 है। अच्छा, अंत्य खंड कैसे मिलेंगे? x इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा? x इंटरसेप्ट मतलब ये समतल x अक्ष को कहां काट रहा है, किस बिंदु पर, चिन्ह के साथ आता है, ध्यान रखिए। तो हमें y और z जीरो कर देंगे, x अक्ष में y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, तो y और z को जीरो किया तो x इंटरसेप्ट d आ गया। चलिए अब बताइए y इंटरसेप्ट कितना आएगा बेटा? वो d/5 आएगा, और z इंटरसेप्ट के लिए आप x और y को जीरो करेंगे तो माइनस d/4 आएगा। और इन सभी का योग ध्यान रखें, ये चिन्ह के साथ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जैसा आ रहा है इनका योग d प्लस d/5 माइनस d/4 19 है। तो एलसीएम लेने पे 20 है ना, 5 20 आ रहा है ना, तो 20d प्लस 4d माइनस 5d बराबर 19। तो हल करने पे d का मान क्या आ गया बेटा? 20 आ गया। और d का मान अगर 20 आ गया तो इसका मतलब हमारा यहाँ रखने पर आंसर क्या हो गया? x प्लस 5y माइनस 4z इज इक्वल टू 20। ये सही आंसर इसका होगा। समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा है, अंतःखंड हमने पढ़े थे, अंतःखंड रूप में पढ़ा था, तो उसके ही हिसाब से हमने इसको हल कर लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
एक समतल जो मूल बिंदु से सदैव एक निश्चित दूरी P पर रहता है, वह x, y, z अक्षों को क्रमशः A, B, C पर काटता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक समतल जो हमेशा एक मूल बिंदु से निश्चित दूरी, उसकी मूल बिंदु से दूरी कांस्टेंट है P के बराबर, वो x, y और z अक्षों को A, B व C बिंदु पर काटता है। ठीक है, तब पहला त्रिभुज ABC के केंद्रक का मूल बिंदु ज्ञात करें। ठीक है, अच्छा, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है टेट्राहेड्रन OABC का केंद्रक का लोकस बिंदुपथ ज्ञात करें। ठीक है ना, दो चीजें करनी है भाई। चलिए, आप लोग क्वेश्चन लिखे, पढ़े इसको, क्वेश्चन को अच्छे से, चाहे तो कोशिश भी कर सकते हैं बिल्कुल आप इसको करने की, है ना। कांस्टेंट क्या है आपको पता है? कांस्टेंट है इसके अंदर उस समतल की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है भाई, कोशिश कर लो तो फिर सोल्यूशन अपना चेक कर लेना कि आपका सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं हो तो भी आप देख सकते हो कि मैं आपको कैसे बता रहा हूं, और सीखने की कोशिश करो। ठीक है, तो भाई हमें क्या दिया हुआ है? एक समतल हम बना लेते हैं, वो x, y और z अक्ष को ABC बिंदुओं पर काटता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको x अक्ष मानता हूं, ये y अक्ष मानता हूं, तो ये z अक्ष हो जाएगी। ठीक है ना, इसने यहाँ पर A पर, यहाँ B और यहाँ C पर काटा, और ये O जो है ये मूल बिंदु हो ही गया। ठीक है, अच्छा, इसकी समतल की मूल बिंदु से जो दूरी है, लंबवत दूरी, कुछ इस प्रकार से मान लो ये ऐसे आ रहा है, तो ये जो लंबवत दूरी है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट P के बराबर है। तो पहले पार्ट में हमें त्रिभुज ABC का केंद्रक निकालना है। तो त्रिभुज ABC के केंद्रक को हम क्या मान सकते हैं? अल्फा, बीटा, गामा मान लेते हैं ना। मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC का जो केंद्रक है वो अल्फा, बीटा, गामा है। अच्छा, केंद्रक के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? देखो बेटा, ये x अक्ष पर है तो यहाँ पर निश्चित y और z कोऑर्डिनेट 0 होंगे। ये y अक्ष पर है तो y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा और z कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये z अक्ष पर है तो इसका x और y 0 होगा। प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं, और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए, या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। तो बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3, जिनमें से 2 तो 0 है, अपॉन 3 अल्फा आएगा। तो क्या यहाँ पर मैं 3 अल्फा लिख सकता हूँ भाई तभी 3 अल्फा प्लस 0 बटा 3 करूंगा तो केंद्रक जो होगा त्रिभुज ABC का वो अल्फा आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 बीटा पॉइंट आएगा और यहाँ 3 गामा आएगा। और अगर मैं 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा बोलूं तो ये इस समतल के अंतःखंड हो गए। तो क्या मैं इस समतल का समीकरण x अपॉन 3 अल्फा प्लस y अपॉन 3 बीटा प्लस z अपॉन 3 गामा बराबर 1 मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकते हैं ना। इस समतल के ये समीकरण हो गए। अच्छा, अब इसकी 0,0,0 से लंबवत दूरी कितनी है बेटा?
p के बराबर है, तो अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। अभी आज ही पढ़ा हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, 0 0 से रखेंगे, 0 0 0 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन इसका वर्ग, तो 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 गामा स्क्वायर का मॉड जो होगा ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वर्क कर दूं तो 1 बटा 1 इक्वल टू 1 अपॉन 9। अच्छा, अल्फा वेरिएबल था तो इसकी जगह x, अल्फा x कोऑर्डिनेट था, बीटा h कॉमा के जैसे 2D में मानते थे उसको x y से रिप्लेस करते थे, अल्फा बीटा गामा को क्रमशः x y z से रिप्लेस कर देंगे, प्लस 1 अपॉन 9 y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 z स्क्वायर। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया भाई। ठीक है, अच्छा पहला पार्ट आ गया, तो उम्मीद करता हूं दूसरा आप कर ही लेंगे बिल्कुल। अब सिर्फ फर्क कितना सा आएगा ये सोचो। दूसरे में टेट्राहेड्रन चतुष्फलक OABC के केंद्रक का जो है लोकस ज्ञात करना है। तो अब की बार अगर हम चतुष्फलक OABC का केंद्रक अल्फा बीटा गामा माने, तो बेटा पहले तो त्रिभुज था, चतुष्फलक है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते थे वो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4 होते थे। अच्छा, जो चौथा कोऑर्डिनेट मूल बिंदु है उसके तो x y z वैसे ही तीनों 0 है। तो अब की बार जो a के कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या वो 4 अल्फा कॉमा 0 हो जाएंगे भाई। बिंदु चेंज हो गया ना, ये वाला g OABC चतुष्फलक का था, ये जो g था वो त्रिभुज का था, समझ में आई। तो और b जो होगा तभी 0,4 बीटा 0 होगा और c 0,0,4 गामा है। वैसे ही करूंगा, समतल का समीकरण 1 अपॉन x अपॉन 4 अल्फा x y अपॉन 4 बीटा z अपॉन 4 गामा बराबर 1 और उसका मूल बिंदु से दूरी करूंगा तो अब की बार आंसर क्या आएगा, समझ गए आप लोग, है ना। 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16z स्क्वायर, ये दूसरे वाले का आंसर आएगा। ये किसका बिंदु पथ है, ये OABC जो चतुष्फलक है उसके केंद्रक का बिंदु पथ, ऐसा कुछ आ रहा है। आ गई बात समझ भाई कैसे हमने हल करना था इस क्वेश्चन को। वेरी गुड, चलिए अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। लिखेंगे आप सब लोग, एक समतल का समीकरण ज्ञात करें, एक समतल का समीकरण ज्ञात करें जो दो समतलों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से होकर गुजरता है, या दो समतलों की उपनिष्ठ सरल रेखा से होकर गुजरता है, या वो सरल रेखा उस समतल में है ना। तो कैसे भी लिख लो चलेगा। समतल का समीकरण ज्ञात करें, समतल का समीकरण ज्ञात करें जो P1 एक समतल दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 बराबर 0, और एक P2 समतल दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0, है ना। समतल का समीकरण ज्ञात करें जो P1 व P2 के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से बनने वाली सरल रेखा से गुजरता है और 1,1,1 बिंदु उसी समतल में, ठीक है। बहुत सिंपल है भाई, उसी समतल में है। चलो बताओ कैसे करोगे। क्या करना है, हमें एक ऐसा समतल निकालना है जो द्वितीय समतल है उनके प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजर रहा है। तो दो द्वितीय बिंदु कौन कौन से हैं, एक P1 है और एक P2 है, और इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से बनने वाली सरल रेखा से ऐसा कोई भी एक प्लेन हो गया मान लो, इसका समीकरण निकालना है। तो क्या इसको मैं P1 प्लस लैम्डा P2 समतलों के समूह का इस्तेमाल करके लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और लैम्डा कैसे निकलेगा, क्या ये 1,1 इस समतल को संतुष्ट करना चाहिए, बिल्कुल खत्म, काम खत्म। तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0। अब जैसे 1,1,1 रखा, 1 1 1 3, तो माइनस 3 प्लस लैम्डा के साथ 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14 बराबर 0। लैम्डा का मान कितना आ गया भाई, 3/14। और लैम्डा का मान आ गया तो लैम्डा इसमें रखकर
मैं दोबारा हल करके ऑप्शन तक बचाऊंगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो आप कर लेना, हमें तो ऑप्शन जब आएंगे तब मैच कर लेंगे। कंसेप्ट आना चाहिए समझ में कि क्या करें। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल है, समतलों का समूह यूज करके खटाखट हमने इसमें हल कर लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए भैया। ध्यान से समझना भाई, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। समतल P1, समतल P1 है 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 1 बराबर 0 का समतल P2 समतल जो है वो है 14x माइनस 2y माइनस 5z प्लस 3 बराबर 0 में प्रतिबिंब ज्ञात करें। क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए बेटा। क्या करने को कह रहा है, एक समतल का दूसरे समतल में प्रतिबिंब निकालना है। अब मान लो ये P1 प्लेन है और ये P2 प्लेन है, तो हमें P1 का P2 में प्रतिबिंब निकालना है। तो प्रतिबिंब क्या होगा भाई? क्या जो प्रतिबिंब होगा वो भी एक समतल ही होगा। ये होगा इमेज, किसकी इमेज? इमेज ऑफ P1 इन P2, P1 की P2 में प्रतिबिंब। तो क्या ये वाला कोण भी समान थीटा ही होगा? इसका समीकरण हमें निकालना है। अब इसमें क्या होता है, काफी जन जो है एंगल बाइसेक्टर वगैरह जो कोण समद्विभाजक किया हमने, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे सही बात है, इस P1 का और इसका P2 जो होगा वो कोण समद्विभाजक होगा, पर उससे हल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हम इसको हल करने के लिए यूज करेंगे बेटा समतलों का समूह। तो ये वाला जो प्लेन जैसे हमें निकालना है, जो प्रतिबिंब है P1 का, क्या वो P1 और P2 की जो कोविनिष्ठ सरल रेखा है उससे गुजर रहा होगा? तो क्या मैं इसका समीकरण P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0 लिख सकता हूँ? ध्यान से जरा अगर मैं लिखूं तो x का गुणांक आएगा 2 प्लस 14 लैम्डा माइनस y 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस z के साथ 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा बराबर 0। ठीक है ना, ये वो समतल आ गया जिसका समीकरण हमें निकालना है। अब हम लैम्डा के मान तक कैसे पहुंचे, तो क्या कंडीशन जो है हम इसमें यूज करेंगे। तो हम देखो ऐसे करते हैं कि अगर मैं P2 पर कोई भी एक पॉइंट x1 y1 z1 मान लेता हूं, x1 y1 z1, तो इस बिंदु से P1 की लंबवत दूरी और इस वाले की लंबवत दूरी क्या दोनों बराबर होंगी या नहीं होंगी? ठीक है ना, तो x1 y1 z1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी बराबर करते हैं, बराबर होगी। ठीक है बेटा, चलो बताओ कितना आएगा। x1 y1 z1 से P1 की दूरी कितनी होगी बेटा? 2x1 माइनस 3y1 प्लस 6z1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना आएगा? 4 और 9 और 36 का मापांक बराबर। चलो ध्यान से, x1 y1 z1 से इसकी दूरी मतलब P1 प्लस लैम्डा P2 में रखना है। मैं बेटा अभी P1 प्लस लैम्डा P2 को इसी फॉर्म में, ये लिखा हुआ है वैसे, मैं उसको P1 लैम्डा P2 की फॉर्म में ही लिख रहा हूँ। मतलब 2x1 आपको समझाना ज्यादा आसान हो जाएगा, उससे 6z1 प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स कितना? 14x1 माइनस 2y1 प्लस 5z1 प्लस 3 अपॉन एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो होते हैं उनके वर्ग का सम का अंडर रूट। ठीक है ना, तो मतलब 2 प्लस 14 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 लैम्डा का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा बेटा। अब देखने में ही ये इक्वेशन खतरनाक है, हल करने में नहीं है। ऐसे सोचो कि बेटा x1 y1 z1 p2 प्लेन में था, तो इसका मतलब x1 y1 z1 इसको संतुष्ट करेगा। मतलब हमको पता है कि 14x1 माइनस 2y1 माइनस 5z1 प्लस 3 बराबर 0। ये पता है कि नहीं पता है भाई? ये जो पॉइंट जिस समतल में उसमें रखने पे संतुष्ट करेगा। तो यहाँ देखो बेटा 14x1 माइनस 2y1 प्लस 5z1 प्लस 3, इसका मान तो कितना हो गया? 0 हो गया। अच्छा, ये जो है संख्या दोनों तरफ से कट गई, समान वैल्यू लिखी हुई है। अब मैंने वर्ग कर दिया, तो वर्ग करने पे कितना आया? 49 बराबर 4 प्लस 196 लैम्डा स्क्वायर और 28 56 लैम्डा, ठीक है,
प्लस 9 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 36 प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर माइनस 60 लैम्डा। करेक्ट है। 36, 9 और 4 जोड़कर 49 भी कट जाएगा, तो 0 बराबर 196 और 4 100, 200, 200 और 25, तो 225 लैम्डा स्क्वायर प्लस 56 और 12, 56 और 12 कितना हो गया बेटा? 68, 68 में से 60 जाएगा तो प्लस 8 लैम्डा। कैलकुलेशंस आप चेक करो, 1 लैम्डा बराबर 0 आएगा और 1 लैम्डा का मान माइनस 8/225 आएगा। अच्छा, अगर लैम्डा 0 रखोगे इसमें तो P1 बराबर 0 मिल जाएगा। P1 तो दिया हुआ प्लेन था तो वो तो नहीं आएगा, इसका मतलब इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो लैम्डा का मान माइनस 8/25 रखकर जो आंसर आएगा वही हमारा समतल होगा। तो सिर्फ कैलकुलेशन है, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर, और ये भाई बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपने इसको बहुत ध्यान से समझ लेना है कि अगर P1 प्लेन का दूसरे प्लेन में हमें प्रतिबिंब निकालना है तो हम इस तरीके से अगर हल करेंगे तो बहुत फटाफट सॉल्व हो जाने वाला है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब हम हल लिखेंगे भाई आप सब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, एक समतल एक फिक्स्ड पॉइंट, एक निश्चित बिंदु A, B, C से गुजरता है, ठीक है। तब बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं, वो पसंद आए तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतरमंद के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। तब समतल पर 0, 0, 0 से डाले गए लंब के पाद का बिंदु पथ ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो, लिख लो पूरा, वापस से पढ़ो, उसके बाद कोशिश करो इसको हल करने की। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक समतल है, वो समतल एक निश्चित बिंदु से गुजरता है। निश्चित बिंदु कुछ भी मान लेते हैं, A, B, C मान लेते हैं, और एक मूल बिंदु है। उस मूल बिंदु से इस पर जो लंब डाला गया, उस लंब का जो पाद है, मान लो N, ये O है, ये मान लो P पॉइंट है। ठीक है, तो इसका बिंदु पथ निकालना है। अल्फा बीटा गामा या एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, भाई अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से तो हमें इनको बाद में प्रतिस्थापित करना ही है। तो हम क्या कंडीशन लगाएं? तो बेटा कंडीशन मुझे जो लग रहा है वो कुछ ऐसी कर सकते हैं भाई। अब ऐसे सोचो, एक समतल है, इस समतल में ये मूल बिंदु से लंब गिरा है और ये जो है निश्चित बिंदु और एक्स वाई जेड जो पाथ था उसको जोड़ने वाला सदिश है। तो ये दोनों सदिश परस्पर लंबवत होंगे हमेशा, है ना। तो इस वाले सदिश का और इस वाले सदिश का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देते हैं, कंडीशन सी होती है। ठीक है, तो मैं क्या करने रहा हूँ, इस सदिश का और इस सदिश का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देता हूँ। तो क्या सदिश आ रहा है बेटा, एक तो आ रहा है एक्स, है ना, एक्स का डॉट x माइनस ए प्लस वाई का डॉट y माइनस बी प्लस z का डॉट z माइनस सी बराबर 0। तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड बराबर 0। अच्छा, वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता देता हूँ। जैसे बेटा सर्कल होता है, सर्कल याद है 2D में सर्कल का समीकरण, व्यापक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये होता है एक वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र, सेंटर जो होता है वो क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस कितना होता है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है।
वैसे ही बेटा 3D में स्फेयर जो होता है, गोला जो होता है, उसका समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मान लेते हैं मैं 2ax प्लस 2by प्लस 2cz प्लस d बराबर 0 लिखूं, तो ये समीकरण किसकी होती है बेटा? स्फेयर की होती है। ध्यान रखें यहाँ पर भी z स्क्वायर भी आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक भी 1 होना चाहिए, जैसे यहाँ 1 होता है तभी केंद्र और रेडियस निकालते हैं। इसका जो सेंटर होता है, इसका सेंटर -a, -b, -c, और इसका जो त्रिज्या रेडियस होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी। बिल्कुल सेम बेटा वैसे ही फॉर्मूले हैं, समझना है आपको। तो अगर कोई आपसे पूछे ये क्या है, तो ये एक स्फेयर का समीकरण है जिसका कि केंद्र कितना है, a2, b/2, c/2, और त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या a स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर बाई 4 उसकी त्रिज्या होगी। आ गई बात समझ में? अब स्फेयर देखो कैसे समझा भाई, 2D डायग्राम में ऐसे बना लो, ऐसे समझ जाओ, है ना। कुछ इस प्रकार से स्फेयर है या केंद्र है, और किसी भी बिंदु जो उसके ऊपर है बाउंड्री पे जोड़ोगे तो त्रिज्या आ जाएगी केंद्र से, है ना। तो ये एक एक्स्ट्रा जो है मैंने चीज बताई, इसको आप नोट बना के अलग से लिख सकते हो, जस्ट कभी जरूरत पड़ जाए तो। वैसे स्फेयर जो है वो है नहीं हमारे सिलेबस में, है ना, पर फिर भी इतना सा ज्ञान एक्स्ट्रा लेना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें अब हम। चलो भाई लिखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वेरिएबल समतल, एक वेरिएबल समतल अक्षों के साथ एक टेट्राहेड्रन बनाता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये इतने वर्ड समझ में आते हैं आपको, है ना, आने भी चाहिए बेटा इतने तो अपन को। बनाता है जिसका वॉल्यूम उस टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम है कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट बराबर 64 के क्यूब है, ठीक है, ऐसे हमें दिया हुआ है। तो टेट्राहेड्रन के केंद्रक का बिंदुपथ ज्ञात करें। तब टेट्राहेड्रन के चतुष्फलक जो है उसके केंद्रक का लोकस ज्ञात करें, लोकस ज्ञात करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। डायग्राम आपने वैसे पहले बनाया है, इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। एक अक्षों पर चतुष्फलक एक समतल ऐसे काट रहा है, तो मूल बिंदु ओ ए बी सी के साथ एक चतुष्फलक बना। इस चतुष्फलक के जो केंद्रक है, अच्छा केंद्रक जी अल्फा बीटा गामा मान लेता हूं भाई उसको, है ना। ये वेरिएबल है, अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई, गामा की जगह जेड रखूंगा आखिरी में। तो बेटा अगर ये चतुष्फलक का केंद्रक है तो अल्फा कितना होगा, 4 अल्फा 0 0। ये तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, कर ही लोगे। ये 4 0 4 बीटा कॉमा 0, और ये 0 0 4 गामा होगा, ठीक है। अच्छा अब क्या आप इस चतुष्फलक या इस समतल का समीकरण लिख सकते हो? खैर समतल का समीकरण लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो इस चतुष्फलक का वॉल्यूम निकालना है भाई। तो वॉल्यूम कैसे लिखते थे, याद है क्या? ये 3 वेक्टर अगर हमें निकालूं, है ना, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो जो वॉल्यूम होता था क्या वो 1/6 बॉक्स ए बी सी होता था कि नहीं होता था? वॉल्यूम हमें दे रखा है 64 के क्यूब के बराबर 1/6, और यहाँ पर हमें बनेगा सारणिक। ए वेक्टर कितना है, 4 अल्फा ही क्या, तो 4 अल्फा 0 0, बाकी जे और के 0 है। अच्छा 0 4 बीटा 0 0 0 4 गामा। तो इसका जो डिटर्मिनेंट जब आप हल करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, इन तीनों का गुणन 4 4 16 चौक 64 अल्फा बीटा गामा। 64 64 कट जाएगा, अल्फा की जगह मैंने बोला था एक्स, बीटा की जगह वाई, गामा की जगह जेड बराबर 6 क्यूब। तो आखिरी में के कांस्टेंट है भाई इसके अंदर, अगले के की रूप में दे रखा है तो हमें मानना ही के कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो हमारा आखिरी आंसर जो आया, बिंदुपथ जो आया किसका, उस चतुष्फलक के केंद्रक का, वो ये आ रहा है एक्स वाई जेड बराबर 64 के क्यूब। ठीक है भाई, समझ में आ गया? आसानी है ना। आराम से अगर सोच के करें तो हम इसको जरूर से कर सकते हैं, ठीक है।
एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? यदि समतल x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 को उसके दूसरे समतल x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 0, उसके दूसरे समतल x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से बनने वाली सरल रेखा के सापेक्ष 90 डिग्री से रोटेट करा जाता है, घुमाया जाता है, रोटेट करा जाता है। ठीक है, तब उस समतल का न्यू पोजीशन घुमाने के बाद में समीकरण ज्ञात करें। ठीक है भाई, क्या करना है जरा देखें। हमें एक समतल दिया है, उस समतल को एक दूसरे समतल, उससे जो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके सापेक्ष 90 डिग्री से घुमा दिया जाता है। तो भाई ऐसे मानो ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये P1 प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, और ये दूसरा प्लेन है P2 जिसका समीकरण है x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 0। ठीक है, अब हम इस पहले वाले समतल को, इसकी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, भाई ऐसे ये समतल था मान लो, है ना, ये दो समतल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आई, तो इस वाले समतल को इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के सापेक्ष ऐसे घुमा के नीचे ले आते हैं। कितने एंगल से घुमाया? 90 डिग्री से। तो इसको ऐसे 90 डिग्री से घुमा दिया, ये आपस में लंबवत हो गए नहीं हो गए P1, और ये जो हमें प्लेन चाहिए। अच्छा, क्या इसको P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0 लिख सकता हूँ? और इस वाले समतल के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री। दो समतलों के बीच में कोण कैसे निकालते हैं? उनके जो अभिलंब मतलब दोनों के लंबवत सदिश हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर सकते हैं। तो इसका हमें नॉर्मल सदिश पता है, कितना है बेटा? 1,1,1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसको मैं लिख लेता हूं पहले, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा के साथ x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 0। तो बेटा इसका n3 कितना आ रहा है? x का कोफिशिएंट 1 प्लस लैम्डा, y का कोफिशिएंट 1 माइनस 2 लैम्डा, और z का कोफिशिएंट 1 प्लस 3 लैम्डा आ रहा है। और हम जानते हैं कि अगर ये प्लेन लंबवत है ना, P1 परपेंडिकुलर है P3 के, ये P3 है मतलब, है ना, ये P3 प्लेन है, तो इसका मतलब दोनों के लंबवत सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो n1 वेक्टर डॉट n3 वेक्टर बराबर 0, 1 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस बराबर 0। ठीक है, तो कितना आ रहा है बेटा? 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा बराबर 0, 1 1 1 3। ठीक है, और प्लस 2 लैम्डा बराबर 0, लैम्डा बराबर माइनस 2/3, और लैम्डा का मान आ गया अगर हमारे पास, तो हमने इसको यहाँ रख दिया तो हमारे पास नया समतल आ जाएगा। कितना सिंपल हो गया भाई सॉल्व करना। सही, लॉजिक से समझने की कोशिश करो कंसेप्ट को, तो 3D बहुत आसान लगेगी, और समझोगे नहीं, डायग्राम बना के नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल भी लग सकती है। ठीक है, तो ये बेटा आज जो हमने करा, जो आपने थ्योरी पढ़ी थी, ये उसके कुछ प्रश्न मैंने आपको करवाए। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुंचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूं, 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।